जय हिंद दोस्तों। संदीप जीएसएफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारत के जो प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं के, उसको सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नों को। पिछले वीडियो हम लोग प्रश्न संख्या 50 तक देखे थे। 50 के आगे हम लोग देखेंगे 50 के ऊपर। प्रश्न पूछा गया है, पानीपत तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो ध्यान देना, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ। अहमद शाह अब्दाली इसमें जीत गया था, मराठा पराजित हुए थे। और इस समय ध्यान देना, जो मराठा पेशवा थे उनका नाम था बालाजी बाजीराव। यानी 1761 में जो पेशवा थे उनका नाम था बालाजी बाजीराव। अगला प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है, मराठा शक्ति के उत्थान में अधोलिखित में से कौन सा कारक सहायक नहीं था? कौन सा कारक सहायक नहीं था? तो मराठा शक्ति के उत्थान में महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक विशेषताएं, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, ये भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका में थी। कुतुब शाही वंश से प्राप्त अनुदान, ये भी था। लेकिन मुगल राजधानी से दूरी, ये मराठा शक्ति के उत्थान में कोई सहायक भूमिका में नहीं था। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से किस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है? तोपों का युद्ध, ध्यान देना, गुजरात का युद्ध हुआ था, इसको तोपों का युद्ध कहा जाता है। गुजरात के युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 आप देखेंगे, 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव व राजा राम द्वितीय के मध्य हुई किस संधि के परिणाम स्वरूप छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया था? तो ध्यान देना, 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के मध्य हुई संगोली की संधि, संगोली की संधि से याद रखना कि छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान कर दिया था। इस संधि से इन्होंने एक काम कर दिया था। अगला प्रश्न पूछा गया है 55, अधोलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ध्यान देना, दुर्लभ ये उड़ीसा के दीवान थे, मोहम्मद रजा खां ये बंगाल के दीवान थे, राजा सिताब राय बिहार के दीवान थे, लेकिन मीर मदान ये सिंध के दीवान नहीं थे। ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है, घसीटी बेगम, शौकत जंग और राज बल्लभ बंगाल के किस नवाब के प्रबल शत्रु थे? किस नवाब के प्रबल शत्रु थे? तो याद रखना, घसीटी बेगम, शौकत जंग और राज बल्लभ बंगाल के सिराजुद्दौला, ये बंगाल के नवाब थे। इनके बहुत ही बड़े शत्रु थे। सिराजुद्दौला के मौसी ही थी घसीटी बेगम, और ये चाह रहे थे कि बंगाल का जो नवाबी पद है उनको या उनके बच्चों को प्राप्त हो। सिराजुद्दौला बंगाल में आप जानते हैं 1757 के प्लासी के युद्ध में मारा गया। अगला प्रश्न है, कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नरों को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कलकत्ता के जो ब्रिटिश गवर्नर हैं उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले ड्रैक थे, उसके बाद बेंसिटार्ड थे, उसके बाद बैरिस्ट से थे, उसके बाद कार्टियर थे, उसके बाद वारेन हेस्टिंग आए। ड्रैक सबसे पहले, बेंसिटार्ड, बेरिस्ट, कार्टियर और वारेन हेस्टिंग, एक क्रम है कलकत्ता के ब्रिटिश गवर्नरों का। क्वेश्चन नंबर 58 आप देखेंगे, गुरु नानक निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? गुरु नानक किसके समकालीन नहीं थे?
तो गुरु नानक देव बाबर और सिकंदर के समकालीन थे, इब्राहिम लोदी बाबर के समकालीन थे, बाबर हुमायूं के समकालीन थे, लेकिन गुरु नानक शेर शाह सूरी के समकालीन नहीं थे। शेर शाह सूरी के समकालीन नहीं थे क्योंकि शेर शाह सूरी का जो कार्यकाल था 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक रहा और 1545 में कालिंजर के युद्ध में शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, अली वर्दी खां द्वारा 1751 ईस्वी में उड़ीसा को मराठों को सौंपने के पीछे प्रमुख कारण क्या था? अली वर्दी खां ने 1751 में उड़ीसा को क्यों इन्होंने मराठों को दे दिया, क्या कारण रहा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान देना, मराठों की जो सैनिक दृष्टि थी, यानी जो मराठा साम्राज्य था वो सैनिक दृष्टि से मजबूत था, श्रेष्ठ था। यही कारण था कि 1751 में अली वर्दी खां ने उड़ीसा को मराठों को सौंप दिया था। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, जबकि प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी का युद्ध 1757, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। आप जानते हैं बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय तीनों की संयुक्त सेना थी जो कि अंग्रेजों से हार गई। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नायक रॉबर्ट क्लाइव को प्राप्त विजय के परिणाम स्वरूप उसे क्या मिला? मतलब जब प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजी सेना जीत गई, रॉबर्ट क्लाइव जीत गए, मीर जाफ़र बंगाल के नवाब बने, तो रॉबर्ट क्लाइव को क्या मिला, क्या लाभ मिला? तो ध्यान देना, रॉबर्ट क्लाइव को उस समय बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया, यानी बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बने। क्वेश्चन नंबर 62, प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया है? प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो याद रखना, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफ़र बना, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था, लेकिन उनके साथ विश्वासघात कर दिया, अंग्रेज़ों से मिल गया। यही कारण रहा अंग्रेज विजयी हुए प्लासी के युद्ध 1757 में, और उसके बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 63 आप देखेंगे, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया? तो मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। मुंगेर ले गया था, बिहार में मुंगेर के बगल में ही बक्सर है, जहाँ पर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य 9 फरवरी 1757 को कौन सी संधि हुई थी? तो 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। अवध का अंतिम नवाब कौन था? अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। लखनऊ में जो प्राणी उद्यान है वो वाजिद अली शाह के नाम पर बनाया गया है। लखनऊ जाएंगे तो आप लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, अधोलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इन घटनाओं में सबसे पहले कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई, इसको पूछा गया है। तो ध्यान देना, सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव के प्रथम गवर्नर काल की समाप्ति हुई, यानी बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे, तो इनको काल की समाप्ति हुई। उसके बाद ध्यान देना, इससे पहले की घटना सबसे पहली घटना ब्लैक होल ट्रेजेडी, यानी जो काल कोठरी की घटना हुई थी 1757 में ही हुई थी, और 1756 में हुई थी। 1757 में प्लासी का युद्ध जीतने के बाद ही रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर बने। तो पहले 3, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव का जो बंगाल के गवर्नर बने थे उनका पद समाप्त हुआ, इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। उसके बाद ध्यान देना, बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई, और उसके बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई।
तो इसमें ऑप्शन ध्यान देना, ऑप्शन सी सही है। इसको मिलान कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, मुर्शीद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो मुर्शीद कुली खां के बारे में आप दूसरा कथन है, फर्रुखसियर ने 1713 में उसे बंगाल का सूबेदार बनाया, ये सही है। और चौथा कथन, 1720 के बाद उसने मुगलों की संप्रभुता से इनकार कर दिया कि हम मुगलों के अधीन नहीं रहेंगे। तो दूसरा और चौथा कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिवाजी ने यानी शिवाजी को खत्म करने का आदेश औरंगजेब ने किसे दिया था? मतलब किसे औरंगजेब ने कहा कि जाके आप शिवाजी को खत्म कर दो? तो औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खां को आदेश दिया था कि आप जाकर शिवाजी को समाप्त कर दो, शिवाजी को समाप्त कर दो। क्वेश्चन नंबर 69, शिवाजी ने किस संधि के द्वारा अपने किलों में से 23 किला मुगलों को दे दिया? कौन सी संधि हुई थी जिसके माध्यम से शिवाजी ने अपने कुल उनके पास 35 किला था, जिसमें 23 किला उन्होंने मुगलों को दे दिया? तो आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण संधि हुई थी शिवाजी और मुगलों के बीच। वो संधि थी पुरंदर की संधि, 1665 ईस्वी में हुई थी, 1665 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे? तो औरंगजेब से भेंट करने के लिए शिवाजी, ध्यान देना, आगरा गए थे, आगरा गए थे। राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी क्या थी? रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी अमृतसर हुआ करती थी, अमृतसर। सिख राजा थे रणजीत सिंह, उनकी जो धार्मिक राजधानी थी वो अमृतसर थी। अवध के किस सरदार ने विष खाकर आत्महत्या कर ली थी? प्रश्न पूछा गया है। तो अवध के सरदार सादत खां या अवध के नवाब सादत खां ने, जिसको कहते हैं कि इन्होंने जहर खा के आत्महत्या कर ली। इसका एक कारण रहा 1739 ईस्वी में ईरान का नेपोलियन नादिर शाह भारत पर आक्रमण किया था। उस समय मोहम्मद शाह भारत के राजा थे। मोहम्मद शाह, जिसको रंगीला बादशाह कहा जाता है, रोशन अख्तर के नाम से जाने जाते थे, इनके समय में ही सादत खां जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है 73, बक्सर युद्ध के विजय उपरांत अंग्रेजों को अधोलिखित में से क्या लाभ प्राप्त हुआ? बक्सर युद्ध के विजय उपरांत अंग्रेजों को अधोलिखित में क्या लाभ प्राप्त हुआ? 75 ध्यान देना। तो ध्यान देना, अंग्रेजों को बंगाल पर यानी बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों को बंगाल पर अधिकार मिल गया, बंगाल पर पूर्ण अधिकार अंग्रेजों को मिल गया। इसमें सबसे पहला इनको अधिकार मिला, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी इनको मिल गई, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी इनको मिल गई। उसके बाद ये अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर अधिकार कर लिए थे। तो इसमें ध्यान देना, बक्सर के युद्ध 1764 में जीतने के बाद अंग्रेजों को सबसे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी हासिल हो गई। अगला प्रश्न देखेंगे, मुर्शीद कुली खां द्वारा किए गए राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप बंगाल का वार्षिक राजस्व बढ़कर लगभग कितना हो गया था? जब मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में राजस्व सुधार किए, यानी टैक्स कैसे वसूला जाए इसमें सुधार किए, तो बंगाल का राजस्व, वार्षिक राजस्व बढ़कर 1,50,00,000 रुपया हो गया था, 1,50,00,000 रुपया हो गया था।
अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? शिवाजी के मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी संभाजी हुए। ध्यान देना, संभाजी। शिवाजी मराठा साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। इनकी मृत्यु के बाद संभाजी उत्तराधिकारी हुए। शिवाजी के संबंध में अधोलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 76 आप देखेंगे। कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान देना, इन्होंने मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन भूमि दान दी थी। मुस्लिम तीर्थ क्षेत्रों को राजस्व विहीन, यानी जहाँ पर मुस्लिम तीर्थ क्षेत्र था वहाँ पर बिना कर के भूमि उन्होंने दान दिया था। किस सूफी संत द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई? तो याद रखिएगा, सूफी संत थे मियाँ मीर, उनके द्वारा ही स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई। अगला प्रश्न है, पुरंदर की संधि में मराठों का प्रतिनिधि कौन था? पुरंदर की जो संधि हुई थी 1665 ईस्वी में, उसमें मराठों का प्रतिनिधि कौन था? एक प्रश्न पूछा गया है। 78। तो इस समय नाना फड़नवीस ये मराठों का प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, कथन है शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए। तो ध्यान देना, ये सही है। उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं त्याग दी। ये गलत है। ऐसा नहीं था कि पुरंदर की संधि के बाद उन्होंने मुगलों के साथ कोई प्रतिरोध नहीं किया या मुगलों के साथ मित्रता कर ली, ऐसा, यानी कथन ए बिल्कुल सही है लेकिन कारण गलत है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई पुरंदर की संधि का तात्कालिक क्या उद्देश्य था? तो ध्यान देना, पुरंदर की संधि जो जयसिंह और शिवाजी के बीच 1665 ईस्वी में हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना। मतलब मुगल चाहते थे शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच युद्ध हो जाए, कलह हो जाए, जिससे मराठों की जो शक्ति है कमज़ोर हो जाए, क्षीण हो जाए और इसका लाभ सीधा मुगलों को मिल जाए। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में बंगाल के किस नवाब ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर की राशि कम कर दी? कौन सा नवाब था जो मुगलों को दी जाने वाली राशि को कम कर दिया? तो ध्यान देना, वो थे अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां बंगाल के नवाब थे। इन्होंने मुगलों को जो भी कर दिया जाता था उसकी राशि घटा दी। अगला प्रश्न है 82। अधोलिखित में किन शासकों ने इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो ध्यान देना, रॉबर्ट क्लाइव, नाजमुद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद की पहली संधि पर साइन किया था, जो 1765 ईस्वी में हुई थी। मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व ताराबाई ने किया था। ताराबाई, याद रखिए, ताराबाई ने किया था। अगला एक प्रश्न पूछा गया है कि अष्टप्रधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अष्टप्रधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसको आपको देखना है। तो याद रखिए, पहला कथन है शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णय को मानता था। आप जानते हैं शिवाजी के दरबार में जो अष्टप्रधान थे उसमें 8 विद्वान होते थे, तो 8 का अगर निर्णय कोई होता था तो उसको शिवाजी हमेशा मानता था। ये भी सही है। और तीसरा कथन कहा गया है कि सेनापति सेना का सर्वोच्च सेना नायक था।
ए भी सही है। सेनापति सेना का सर्वोच्च सेना नायक था, ए भी सही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 85, किसके समय में अष्टप्रधान परिषद का विघटन हो गया? तो ध्यान देना, संभाजी के समय में अष्टप्रधान परिषद जो बनी थी शिवाजी के समय में, वो उसका विघटन हो गया, यानी संभाजी उन विद्वानों को संभाल नहीं पाए। 86, शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था? तो याद रखना, शिवाजी का जन्म सिवनेर के किले में हुआ था, सिवनेर के किले में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87, मिदनापुर का क्षेत्र बंगाल के किस नवाब ने कंपनी को प्रदान किया था? तो ध्यान देना, मिदनापुर का जो क्षेत्र था वो बंगाल के नवाब मीर कासिम थे, इन्होंने कंपनी को दे दिया था। मीर कासिम, आप जानते हैं 1764 ईस्वी में मीर कासिम ही मुखिया थे अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, और अंग्रेजी की तरफ से मित्र जो इसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो ने किया। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से यानी अधोलिखित में से कौन सा राज्य अंग्रेज़ों के लिए दुधारू गाय बन गया था? तो बंगाल था दुधारू गाय। जब भी इनको अंग्रेज़ों को संपत्ति धन की आवश्यकता होती थी, ये बंगाल के नवाब से वसूल लेते थे। यही कारण रहा कि मीर जाफ़र एकदम कंगाल हो गया। जब मीर जाफ़र कंगाल हो गया, तब ऐसी स्थिति में मीर जाफ़र के जो दामाद थे मीर कासिम को अंग्रेज़ों ने बंगाल का नवाब बना दिया। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के पश्चात भी अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब के पद को बनाए रखा। मतलब प्लासी का युद्ध जीत गए अंग्रेज, रॉबर्ट क्लाइव जीत भी गया, तो क्यों बंगाल का नवाब का पद बनाए रखा? उन्होंने बंगाल के नवाब को क्यों हटाया नहीं? ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है कि नवाब का पद एवं उसकी व्यवस्था उनके हितों का संरक्षण करती थी। यही कारण रहा कि अंग्रेज़ों ने नवाब का पद बना के रखा। अगला प्रश्न है, मराठा राज्यों में सबसे अंत में अंग्रेज़ों की सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन था? सबसे अंत में कौन सा अंग्रेज़ों की जो सहायक संधि थी उसको उन्होंने स्वीकार किया? तो वो थे होल्कर। होल्कर ने सबसे अंत में अंग्रेज़ों की सहायक संधि को स्वीकार किया। हैदर अली ने किस वर्ष में मैसूर राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित किया? क्वेश्चन नंबर 91 है। तो याद रखना, हैदर अली ने मैसूर राज्य पर 1761 ईस्वी में आधिपत्य स्थापित किया। पहले हैदर अली एक सैनिक हुआ करते थे, बाद में सेनापति बने, उसके बाद एक मैसूर के राजा बन गए 1761 ईस्वी में। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। इनके पुत्र टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में हुई। शिवाजी के अष्टप्रधान परिषद के अंतर्गत विदेश मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? यानी जो अष्टप्रधान होता था उसमें जो विदेश मंत्री होता था उसका क्या कहते थे? तो याद रखना, उसको सुमंत के नाम से जानते थे, उसे सुमंत कहते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? तो ध्यान देना, सबसे पहले वह तोरण का किला जीते थे। तोरण का किला शिवाजी ने जीता था। 94, मराठों की किस शाखा ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया? मराठा की कौन सी शाखा है जो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को हरा दिया था? तो आप जानते हैं मराठा की एक शाखा थी होलकर। होलकर शाखाओं ने ही मराठों के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया। शिवाजी के शासनकाल में पागा किसे कहा जाता था? तो ध्यान देना, शिवाजी के समय में पागा जो होता था वो
अश्वरोही सेना के संगठन को कहा जाता था? अश्वरोही सेना के संगठन को पागा कहा जाता था। अगला प्रश्न है 96। बंगाल का वह नवाब जिसने इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया, कौन सा नवाब था बंगाल का जिन्होंने इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया? तो थे मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में इजारेदारी प्रथा को प्रारंभ किया। कई बार एक प्रश्न पूछा गया। 97। शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ था। रायगढ़ के किले में हुआ था। पेशवाकालीन मराठा प्रशासन के दुर्बल होने का प्रमुख क्या कारण था? जब मराठा साम्राज्य पेशवाकालीन हो गए, यानी पेशवा जब मुखिया बनाए गए, तो क्यों दुर्बल हो गए? ये प्रश्न पूछा गया। तो ध्यान देना, जब पेशवा मराठाओं प्रशासन के मुखिया बनाए गए तब जागीर प्रथा का पुनरुत्थान किया गया। जागीर प्रथा फिर से चलाई गई। यही कारण रहा कि मराठाओं की जो शक्ति थी वो दुर्बल हो गई। 99। शिवाजी के जो अश्वरोही सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? तो याद रखना, जो अश्वरोही सेना में सबसे नीचे के अधिकारी होते थे उनको हवलदार कहा जाता था। हवलदार कहा जाता था। 100। अंग्रेजों ने रघुनाथ राव के साथ सूरत की संधि कब की थी? तो अंग्रेजों ने रघुनाथ राघवा के साथ सूरत की संधि 7 मार्च 1775 ईस्वी में की थी। 7 मार्च 1775 ईस्वी में की थी। क्वेश्चन नंबर 101। हिंदी दीवान दीनानाथ किसके दरबार में था? हिंदी दीवान दीनानाथ किसके दरबार में था? तो याद रखिएगा, हिंदी दीवान दीनानाथ निजामुल मुल्क आसफ जहां के दरबार में था। निजामुल मुल्क आसफ जहां के दरबार में था। आसफ जहां के दरबार में था। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह को किसने छुरा मारा? तो एक अजीम नाम का पठान था, इन्होंने ही गुरु गोविंद सिंह को छुरा मार के हत्या कर दी। अजीम पठान। 103। अधोलिखित में से किस जाट शासक ने आत्महत्या कर लिया था? तो ध्यान देना, इसमें एक थे जाट शासक चूड़ामन। चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली थी। चूड़ामन ने आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी द्वारा विजित किस किले के निकट रायगढ़ के किले का निर्माण कराया गया था? यानी किस किले के नज़दीक ही शिवाजी ने रायगढ़ का किला बनवाया? तो वह किला था तोरण का किला। आप जानते हैं शिवाजी के द्वारा जीता गया पहला किला था तोरण का किला। तोरण का किला पहला किला था। अगला प्रश्न है, निम्न मराठा सैन्य अधिकारियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए गए कूट की सहायता से बताइए, चयन कीजिए। आरोही क्रम में बताया गया, इसका मतलब सबसे छोटे अधिकारी, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े। अगर अवरोही क्रम पूछा जाता, सबसे पहले बड़े अधिकारी, उससे छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे। तो ध्यान देना, आरोही क्रम कहा है यानी बढ़ते क्रम में। तो ध्यान देना, सबसे पहले पाइक हुआ करते थे, उसके बाद नायक होते थे, उसके बाद हवलदार होते थे,
उसके बाद जुमलादार होते थे, उसके बाद हजारी होते थे, उसके बाद ध्यान देना सरे नौबत होता था। सरे नौबत एक क्रम है। अगला प्रश्न पूछा गया है, हिंदू पद पादशाही किसका आदर्श था? हिंदू पद पादशाही किसका आदर्श था? तो ध्यान देना, हिंदू पद पादशाही बाजीराव प्रथम जो पेशवा था मराठों का, उसका आदर्श था। 107 देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी वाणी सम्मिलित नहीं है? गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी वाणी सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कबीरदास की भी वाणी है, रविदास की भी वाणी है, नामदेव की भी वाणी है, लेकिन सूरदास की वाणी इसमें सम्मिलित नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में सूरदास के बारे में कोई भी पद इसमें नहीं लिया गया है। कबीरदास, रविदास और नामदेव के वाणी को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, मराठों का सरदेश मुखी क्या था? तो मराठों का सरदेश मुखी, ध्यान देना कि देशमुखों पर लगाया जाने वाला एक कर था। देशमुखों पर लगाया जाने वाला एक कर था। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए है, फारसी इतिहासकार खफी खां ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है, हिंदवी स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे के में सम्राट औरंगजेब से मिले। तो ये बिल्कुल गलत है कि हिंदी मतलब आगरे के किले में शिवाजी ने औरंगजेब से मिले जरूर थे, लेकिन उनका उद्देश्य हिंदी स्वराज को प्राप्त करना नहीं था। तो दूसरा बिल्कुल गलत है। और इसके अलावा शिवाजी ने अपने पीछे एक अस्थायी साम्राज्य छोड़ा, ये भी सही है। शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की उपेक्षा की, ये भी सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर को अपदस्थ करने में सैयद बंधुओं की सहायता किस मराठा पेशवा ने की थी? 1719 में कौन सा पेशवा था जो सैयद बंधुओं की सहायता की थी? 110। तो उस समय ध्यान देना, बालाजी विश्वनाथ थे। बालाजी विश्वनाथ ने ही 1719 में सैयद बंधु यानी अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां इनकी सहायता की, और इसके बाद ही फर्रुखसियर जो 1713 में गद्दी पर बैठे थे, 1719 में इन्हें मरवा दिया गया। और फर्रुखसियर को 1719 ईस्वी में हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, उस मकबरी के तरखाने में उसके नीचे ही दफना दिया गया। अगला प्रश्न है, अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में प्रथम वजीर नियुक्त किया था? तो ध्यान देना, अवध के नवाब सफदरजंग को मुगल सम्राट अहमद शाह ने 1748 में प्रथम वजीर नियुक्त किया था। वजीर अहमद शाह 1748 लेकर 1754 तक, 1748 से 54 तक ये भारत के सम्राट थे, मुगल शासक थे। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस मराठा ने 1775 ईस्वी में स्वयं को पेशवा बनाने के लिए अंग्रेजों से सूरत की संधि की थी? भाई कौन सा मराठा पेशवा था जिन्होंने 1775 ईस्वी में सूरत के साथ सूरत में अंग्रेज़ों के साथ संधि कर ली, जिससे कि अंग्रेज उनकी सहायता करें और
वह महाराष्ट्र के पेशवा बन जाए, यानी मराठाओं के पेशवा बन जाए। तो ध्यान देना, थे रघुनाथ राव। रघुनाथ राव ने ही अंग्रेजों के साथ 1775 में सूरत की संधि की थी। अगला प्रश्न है, 1775 ईस्वी में किसने बंगाल के समकालीन नवाब मुबारक उद्दौला को फैंटम या छाया पुरुष, घास फूस का आदमी कहा है? भाई, किसने बंगाल के नवाब मुबारक उद्दौला को बेताल, छाया पुरुष या घास फूस का आदमी कहा है? तो ध्यान देना, वो थे कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे। इन्होंने ही मुबारक उद्दौला को घास फूस का आदमी कहा है। आप जानते हैं कलकत्ता में 1774 में पहला सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। अगला प्रश्न पूछा गया है 114, पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो आप जानते हैं पुरंदर की जो संधि हुई थी वो आंग्ल और मराठाओं के बीच हुई थी। आंग्ल और मराठाओं के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, ग्रांड डफ ने अधोलिखित में किसका इतिहास लिखा? ग्रांड डफ ने किसका इतिहास लिखा? एक प्रश्न पूछा गया है। तो ध्यान देना, ग्रांड डफ ने मराठाओं का इतिहास लिखा। ग्रांड डफ ने मराठाओं का इतिहास लिखा। अंतिम जाट शासक कौन था? अंतिम जाट राजा कौन था? तो थे रणधीर सिंह। रणधीर सिंह ये अंतिम जाट राजा थे, इसको याद रखना है। भोसले कहाँ के शासक थे? एक प्रश्न पूछा गया है। तो भोसले, ध्यान देना, नागपुर के शासक थे। नागपुर के शासक भोसले थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, अमात्य निम्नलिखित में से किस एक का अधिकारी था? मतलब किस अधिकारी को अमात्य कहा जाता था? तो ध्यान देना, आय व्यय के हिसाब के जो अधिकारी होते थे उनको अमात्य कहा जाता था। उनको अमात्य कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों में से कौन सा एक कारण नहीं था? मतलब क्या ऐसा कारण इसमें से नहीं था जो शिवाजी ने मुगलों के प्रति उन्होंने सफलता प्राप्त की? तो ध्यान देना, शिवाजी के उच्चतम सक्षम सैनिक शक्ति थी, ये तो सही था, इसी कारण शिवाजी सफलता प्राप्त की थी। शिवाजी को सफलता का कारण शिवाजी को राजा जयसिंह का समर्थन प्राप्त था। ये भी तो कारण नहीं है सफलता का कि समर्थन प्राप्त होगा तो इससे सफलता। मुगल सेनापतियों के बीच मतभेद था। मुगल सेनापतियों के बीच मतभेद था, ऐसा एक कारण नहीं है। एक कारण नहीं है, सफलता में एक कारण नहीं आता। अगला प्रश्न पूछा गया 120, पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किया था? पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किया था? तो पुरंदर का ही किला था। पुरंदर के किले में ही आत्मसमर्पण उन्होंने किया था। 121, मराठा प्रशासन की किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया? कौन सी व्यवस्था थी जिसके कारण जो एक संगठित मराठा साम्राज्य था वो असंगठित बन गया? तो इसमें सबसे जो मुख्य व्यवस्था थी वो थी, क्या थी?
सरंजामी व्यवस्था। इसी व्यवस्था के कारण ही मराठा असंगठित बन गया, सरंजामी व्यवस्था। अगला हम लोग देखेंगे, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की पराजय का प्रमुख कारण क्या था? मतलब जो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, इसमें मराठा क्यों हार गए, ये पूछा गया है। तो इसको ध्यान देना, इसमें ऑप्शन बी सही है। अहमद शाह अब्दाली अधिक कुशल सैन्य नेता था। बहुत ही कुशलतापूर्वक अहमद शाह अब्दाली ने इस युद्ध को जीता। अगला प्रश्न पूछा गया है 123 आप देखेंगे, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व किसने किया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया। जिसमें मराठा हार गए थे, सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ, याद रखिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 124 अधोलिखित में से शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन सी थी? तो ध्यान देना, शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कर्नाटक अभियान थी। कर्नाटक अभियान सफलतापूर्वक करने के बाद जब शिवाजी वापस आ रहे थे, उसी समय इनको फीवर हो गया और फीवर होने के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो कर्नाटक अभियान ही शिवाजी की अंतिम घटना थी, यानी शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना थी। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल के आर्थिक सुधार हेतु निम्न में कौन कौन सा कार्य नहीं किया? मुर्शीद कुली खां ने बंगाल का सुधार किया, आर्थिक सुधार करने के कारण ही आप जानते हैं कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार से राजस्व में बढ़ोतरी हुई। तो कौन सा एक नहीं था? तो ध्यान देना, उसने सभी जागीर भूमि को राज्य के अधीन कर लिया, ये भी सही था। उसने नवीन भू राजस्व का निर्धारण किया, ये भी सही था। उसने ठेके पर लगान की वसूली की व्यवस्था की, यानी मुर्शीद कुली खां ने ठेके की लगान की वसूली मतलब इजारेदारी प्रथा, इसको भी प्रचलित किया, ये भी सही है। लेकिन उसने रैयतवाड़ी बंदोबस्त के स्थान पर महाड़वाड़ी व्यवस्था लागू की, ये गलत है। यानी रैयतवाड़ी बंदोबस्त के स्थान पर महाड़वाड़ी व्यवस्था नहीं लागू की, ये गलत है। ऑप्शन डी गलत है। अगला प्रश्न है 126 बंगाल का कौन सा नवाब अपनी न्यायप्रियता हेतु प्रसिद्ध था? तो ध्यान देना, बंगाल का नवाब था सुजाउद्दीन। ये अपनी न्यायप्रियता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, बहुत ही न्यायप्रिय बंगाल का नवाब था सुजाउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 127 जयपुर की स्थापना राजा जयसिंह द्वारा कब की गई थी? तो जयपुर की स्थापना राजा जयसिंह के द्वारा 1727 ईस्वी में की गई थी। राजा जयसिंह के द्वारा 1727 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 128 बेसिन की संधि से किसकी हानि हुई? तो ध्यान देना, जो बेसिन की संधि हुई, इससे सबसे बड़ी हानि मराठाओं की हुई, मराठाओं की हानि हुई। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसे माना जाता है? यानी गुरुमुखी लिपि किसने जन्म दिया? तो गुरुमुखी लिपि का जनक गुरु अंगद, जो सिख धर्म के दूसरे गुरु थे, गुरु अंगद को ही गुरुमुखी लिपि का जनक माना जाता है। 130 जाट जाति का अफलातून किसे कहा जाता है? या जाट जात का प्लूटो किसे कहा जाता है? जाट संप्रदाय का प्लूटो या हिंदी में अफलातून कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ये प्रश्न पूछा गया। तो ये थे सूरजमल। सूरजमल को जाट जाति का अफलातून या प्लूटो कहा जाता है।
अगला प्रश्न पूछा गया है, प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हुआ था? किस नदी के तट पर प्लासी का युद्ध हुआ था? तो ध्यान देना, भागीरथी, प्लासी का युद्ध भागीरथी। लेकिन ये भागीरथी वहाँ पर कहा जाता है, मतलब जो गंगा नदी है वो पश्चिम बंगाल में जहाँ से हुगली मुड़ती है वहाँ से उसका नाम भागीरथी हो जाता है। ठीक, तो किस नदी पर हुआ था, किस नदी के तट पर? तो ध्यान देना, भागीरथी के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया है, लेकिन वर्तमान में ध्यान देना वहाँ भी हुगली कहा जाता है। तो अगर आप पूछा जाए प्लासी कहाँ स्थित है, तो हुगली नदी के तट पर स्थित है, ये ध्यान देना। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस मुगल शासक ने मराठों को सर्वप्रथम उमरा वर्ग में शामिल किया था? मतलब किस मुगल शासक ने मराठों को सर्वप्रथम उमरा वर्ग में शामिल किया था? वो थे जहांगीर। जहांगीर को उन्होंने उमरा वर्ग में शामिल किया था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मुगलों से मान्यता प्राप्त करने वाला मराठा शासक कौन था? कौन सा मराठा शासक था जो मुगलों से मान्यता प्राप्त किया था? तो थे साहू। साहू जी थे जो मुगलों से मान्यता प्राप्त करने वाले पहले मराठा शासक थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, शिवाजी की कौन सी पत्नी उनके साथ सती हो गई थी? मतलब शिवाजी की उस पत्नी का क्या नाम था जो शिवाजी के मृत्यु के बाद जिंदा जल गई थी? तो थी पुतली बाई। ध्यान देना, शिवाजी की पुतली बाई पत्नी थी जो शिवाजी के साथ मर गई थी, यानी सती हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 135, किस सिख गुरु को सिखों को लड़ाकू जाति बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो ध्यान देना, सिखों को लड़ाकू बनाने का श्रेय गुरु हरगोविंद को जाता है। गुरु हरगोविंद को जाता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने किस प्रांत से कभी भी चौथ या सरदेश मुखी नहीं वसूला? कभी भी नहीं वसूला। तो ध्यान देना, वो था जोधपुर। जोधपुर से उन्होंने चौथ या सरदेश मुखी नहीं वसूला था। अगला प्रश्न है, किस मराठा शासक के संबंध में किसी अंग्रेज ने कहा था कि वह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था? वह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था। तो ध्यान देना, ये थे नाना फड़नवीस। अंग्रेजों ने कहा था कि वह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासक था, नाना फड़नवीस। अगला प्रश्न पूछा गया है, इसको मिलान करना है, मिलान करना है, ध्यान देना। पूछा गया है, मजूमदार या आमत्य ये कौन होते थे? तो जो ये वित्त मंत्री होते थे। ध्यान देना, मजूमदार या आमात्य वित्त मंत्री होते थे। जो वाकनायबीस होते थे वो गुप्तचर होते थे। जो चिटनिस होते थे, चिटनिस, वो शाही पद पत्राचार का प्रमुख होता था। जो सुमंत होता था, सुमंत ये विदेश देखता, विदेश मंत्री होता था। और जो पंडित राव होते थे वो धार्मिक मामलों को देखते थे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मराठा जो साम्राज्य था उसमें आमात्य या मजूमदार जिसको कहते ये वित्त मंत्री होता था। वाकनायबीस होता था जो वो गुप्तचर होता था और डाक प्रमुख होता था। और चिटनिस जो होते थे वो शाही पत्राचार का प्रमुख होता था। सुमंत या दाबीर ये
ध्यान देना, विदेश मंत्री होता था और पंडित राव ये धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था। अगला प्रश्न पूछा गया है, आंग्ल मैसूर युद्ध, चारों आंग्ल मैसूर युद्ध दिया गया है, उसमें मिलान करना है कौन सा सुमेलित है। तो ध्यान देना, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 के बीच हुआ, इसमें सर जनरल स्मिथ थे, अंग्रेज अधिकारी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 के बीच हुआ, 1780 से 84 के बीच हुआ, उसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में सर आयर कोर्ट थे। इसी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें जनरल मीडोस थे और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल स्टुअर्ट थे। ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अवध के नवाबों का सही कालक्रम कौन सा होगा। 140 में ध्यान देना, अवध के नवाब का सही कालक्रम कौन सा होगा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले सादत खां, अवध के नवाब पहले नवाब थे सादत खां। अगर और कुछ भी नहीं पता है तब भी आप सही कर सकते हैं ऑप्शन बी से। उसके बाद वजीर अली थे, उसके बाद सादत अली द्वितीय थे, सबसे अंतिम में वाजिद अली शाह थे। अगर ये भी पता है कि सबसे अंतिम में वाजिद अली शाह थे तो केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, वाजिद अली शाह सबसे अंतिम में रखा गया है। तो 140 तक लिए आप, इसके बाद अगले हम वीडियो में देखेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे। जय हिंद, हैव ए नाइस टाइम।